हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल DAR साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर है सेकंड। जो बोर्ड क्लासेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम बारीकी से पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप जो हमने पहले ही हेडिंग लगा चुकी है, और इसमें देखिए आप, मैंने ये पुष्प है तो आप पुष्प को बाद में बारीकी से पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता कैसे है। तो देखिए, आप पुष्पीय पादपों की बात करते हैं तो सर ऐसे पादप जिसमें पुष्प आते हैं तो वो होते हैं पुष्पीय पादप। अब उनमें लैंगिक जनन की बात करने वाली है। सर लैंगिक जनन मतलब नर और मादा युग्मक की इसमें कहीं ना कहीं बात आएगी, तो इसलिए हो जाएगा लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में जो पुष्प होता है वह पादप का लैंगिक अंग होता है। मतलब पुष्पीय पादपों की बात करते हैं तो इसमें जो पुष्प है यह पादप का क्या है, लैंगिक अंग है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन है। क्या? पुष्प, फ्लावर की बात करें हैं। पुष्प को रूपांतरित प्रवाह कहते हैं। हम एक की पॉइंट के साथ में इसको ऐड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो बात करते हैं क्या कि जो पुष्पीय पादपों में जो पुष्प होता है वो पादप का क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। जो पुष्प होता है, की पॉइंट के साथ में समझते जाएंगे, पुष्प होता है वो पादपों का क्या होता है, लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? लैंगिक अंग होता है, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्या? पुष्प होता है। अब पुष्प को रूपांतरित प्रवाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो गांठें होती हैं, वो शाखाएं होती हैं, वो एक रूपांतरित प्रवाह के रूप में पाई जाती हैं। जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित प्रवाह के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, पुष्प की संरचना में कौन कौन सी चीजें होती है? सर पुष्प की संरचना में होते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग, जो मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड कर चुके हैं। अब जो बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। सहायक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जब लैंगिक जनन होता है इसमें ये क्या करता है कि मतलब भाग तो नहीं लेता लेकिन उसको क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, सहायक चक्र हो गया। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का काम करता है। बाह्य दलपुंज बाह्य आकारी का निर्माण का काम करता है। और जो पुमंग तथा जायंग होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा युग्मकों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे लैंगिक चक्र या आवश्यक चक्र भी कहते हैं। कंपल्सरी सर्किल भी कह सकते हैं इसे। जो ये क्या है, लैंगिक जनन आवश्यक चक्र भी कहलाता है। क्या? पुमंग तथा जायांग। पुष्प में 4 भाग होते हैं सर। क्या? एक होता है जो बाह्य दलपुंजी, जो मैंने पहले ही ऐड कर चुके हैं। जो पुष्प के जो बाह्यतम जो पुंज होता है वो कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज होता है। उसके बाद में कौन सा आता है सर? उसके बाद में आता है दलपुंजी। जो दलपुंजी जो यहाँ पे जो पाया जाता है ये होता है दलपुंज। और उसके बाद में पाए जाते हैं पुमंग और जायंग। सर ये आपने पुमंग जायंग ऐड नहीं की। तो देखिए, जो वर्तिकाग्र और वर्तिका है ये क्या है, जायांग है। ये पुष्प का नर जनन अंग है। और जो इसमें जो आपको दिख रहा है ये प्राकोष, प्राकोष और पूतंतु, ये क्या है, नर जनन अंग है। ये नर जनन अंग है। इसमें जायांग जनन अंग हो गया ये, और ये क्या हो गया, नर जनन अंग हो गया। अब बात करने वाले हैं इसको के लिए, अब बात करने वाले हैं आगे। अभी पुष्प की संरचना देख लीजिए आप। पुष्प की संरचना मैंने आपको पहले ही ऐड कर दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको वर्तिका, वर्तिकाग्र और पंखुड़ियाँ, जो प्राकोष, पूतंतु, बाह्यदलपुंज, अंडाशय। जो अंडाशय है ये क्या है, ये पुष्प का जो अंतिम भाग होता है अंडाशय, इसी से ही जो नरयुग्म का जो संलयन होगा वो यहीं से होगा। बाह्यदलपुंज, पूतंतु, पंखुड़ी, पराकोष। पराकोष में क्या पाए जाते हैं वो आगे बात करेंगे। अब देखिए, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं देखते हैं। जो निषेचन मतलब संलयन से पहले, निषेचन मतलब क्या होता है, संलयन से पहले। तो आप हम इसको ऐड भी कर लेते हैं। क्या? पुमंग व जायांग, ये क्या है, आवश्यक है। ये आवश्यक चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये क्या है, आवश्यक है। लैंगिक चक्र में जो लैंगिक जो सर्किल है उसमें पुमंग, जायांग, ये क्या है, लैंगिक ऑर्गन है, लैंगिक अंग है। अब बात करते हैं सर भाई, ये जो सहायक चक्र होते हैं, सहायक चक्र में कौन कौन से आते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। सहायक चक्र चक्र में कौन से आते हैं, बाह्य दलपुंज
और एक आता है दलपुंज। ठीक है, हमने ये ऐड कर चुके हैं। और जो पुष्प होता है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए जो निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं की बात करते हैं। निषेचन पूर्व मतलब निषेचन से पहले होने वाली जो संरचनाएं बनती है वो कौन सी होती हैं, उसके बाद में जो घटनाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। की पॉइंट के साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, रामायण नहीं लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में देखिए आप। अब बात करने वाले हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। मतलब निषेचन से पहले होने वाली जो संरचनाएं कौन सी होती हैं, उसके बाद में जो होने वाली घटनाएं वो कौन सी होती हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुष्प में नर जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुमंग होता है, और मादा जनन अंग जायंग पाए जाते हैं। ये आप पहले से ही जान चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। जो नर पुष्प में जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुमंग। की पॉइंट के साथ में नर जनन अंग क्या होगा, पुमंग। अब इसी प्रकार बात करने वाले हैं क्या, मादा जनन अंग की। मादा जनन अंग की बात करने वाले हैं। नर जनन अंग में हो गया पुमंग, और मादा जनन अंग में हो गया क्या, जायांग। क्या हो गया, जायांग। इसमें जायांग होगा। अब देखिए जो पुमंग की एक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। जो ये पुमंग है, पुमंग की एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर, तथा जायांग की एक इकाई को कहते हैं स्त्री केसर या अंडप। क्या कहते हैं, स्त्री केसर या अंडप। जो पुमंग होता है, पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है, एक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर। इसी प्रकार जो मादा जनन अंग है क्या, जायांग। अब जायांग की एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। जायांग की एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर या कह सकते हैं अंडप। जायांग की एक इकाई को स्त्री केसर या अंडप कह सकते हैं। अब पुंकेसर के द्वारा, जो सर ये पुंकेसर है किसकी इकाई है, पुमंग की है, एक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। अब पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक लघु बीजाणु या परागकण, क्या, पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुंकेसर के द्वारा जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, लघु बीजाणु। पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक क्या होता है, लघु बीजाणु या परागकण। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु या कह सकते हैं परागकण कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बात कर सकते हैं किसकी, स्त्री केसर की। स्त्री केसर के द्वारा मादा युग्मक क्या बनाएगा सर, मादा युग्मक बनाएगा क्या, गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है। किसके द्वारा सर, स्त्री केसर के द्वारा मादा युग्मक क्या होता है, गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण करता है। किसका, गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है।
गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये कौन सी घटनाएं होती हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं होंगी इसमें। अब इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे। जो पुंकेसर है, अब इस पुंकेसर की संरचना देखेंगे। क्या? पुंकेसर की संरचना देखेंगे। ये हमने निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं देखी हैं कि सर निषेचन से जो निषेचन होगा, नर मादा युग्मक का संलयन होगा, उससे पहले की जो घटनाएं होती हैं ये होती हैं। क्या? निषेचन पूर्व संरचनाएं ये होंगी सारी पुंकेसर के। अब देखिए, पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक लघु बीजाणु या परागकण, स्त्री केसर के द्वारा मादा युग्मक गुरु बीजाणु या अंड कोशिका। ये दो चीजें आप बिल्कुल याद रखें, इसी से आपको आगे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा आप। किसको? लघु बीजाणु परागकण किसके द्वारा? पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक, मादा युग्मक के द्वारा कौन सा? गुरु बीजाणु या अंड कोशिका। क्या? अंड कोशिका। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या की पॉइंट के साथ में नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए हम इसको साइड में हो जाते हैं। तो आशा करता हूं आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने ऐड कर लिया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? निषेचन पूर्व घटनाएं होंगी। अब बात करने वाले हैं पुंकेसर की संरचना की बात करने वाले हैं। पुंकेसर की संरचना की बात करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं सर क्या? पुंकेसर की संरचना। अब बात करने वाले हैं किसकी? पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की पुंकेसर की संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पुंकेसर की संरचना में क्या होती है? दो भाग होते हैं। पुंकेसर की संरचना में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। यानी कि मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, आप भी शॉर्ट में लिखिए। दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं सर? पहला होता है परागकोश। परागकोश। दूसरा होता है कौन सा? दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इसमें पूतंतु। कौन सा होता है? पूतंतु। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बात कर रहे हैं हम पुंकेसर की। किसकी बात कर रहे हैं? पुंकेसर की बात कर रहे हैं। अब सर आप ये बताओ, ये हमारा फूल है। अब इस फूल में बताओ आप परागकोश कहाँ पे है? मैंने पहले से ही ऐड करके दिया है बच्चों। ये परागकोश है। ये क्या है? परागकोश। परागकोश है। अब पूतंतु कहाँ है सर? अरे ये परागकोश है तो पूतंतु ये रहा। पतली धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। ये हो गया परागकोश, ये हो गया पूतंतु। अरे बोलो, दिखा नहीं आपको? दिख गया। ये हो गया। ठीक है, चलो अटेंड मत करना कॉल को। हो गया आपको पुंकेसर की जो परागकोश हो गया, पूतंतु भी आपको मैंने चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझा दिया आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब बात करने वाले हैं परागकोश की। अब परागकोश की जो मैंने डायग्राम बना दिया है। अब परागकोश में सर ये देखिए, जो परागकोश की संरचना है, इसमें जो ये घोड़ीनुमा संरचनाएं होती हैं, ये परागकोश की जो घोड़ीनुमा जो शीर्ष पालित संरचना होती है, जिसमें क्या होती है? ये दो पालियां होती हैं, जिन्हें किस क्या कहते हैं? आगे समझेंगे। अब ये देखिए सर, आपने ये तागा सा क्या बना दिया? ये धागे नुमा संरचना ही क्या है? पूतंतु है। ये क्या है? पूतंतु। ये क्या है? परागकोश। परागकोश की संरचना है परागकोश। ये क्या है? परागकोश। अब बात करने वाले हैं, इसको चेंज कीजिए, है ना? परागकोश की बात हो गई। अब इसमें जो दो नंबर जो दो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अब देखेंगे। अब परागकोश की संरचना देखेंगे। सर ये जो हो गया परागकोश की बात करें। अब परागकोश की संरचना के बारे में इसकी गहराई में जाएंगे हम। अब इसकी गहराई में जाएंगे कि वाकई में जो परागकोश होता है वो होता क्या है, इसकी गहराई में जाएंगे। अब देखिए, जो परागकोश में जो दो पाले दिख रही है आपको, एक दो, ये दो पाले क्या है? देखिए, अब ये दोनों पालियां, जो परागकोश में जो दो पालियां होती हैं, जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक की सहायता से, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से जुड़ी होती हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली में ये दो पालियां हुआ में परागकोश में दो पालियां होती हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बंधी होती हैं या जुड़ी होती हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली में, यानी कि जो परागकोश की जो ये प्रत्येक पाली है, इस प्रत्येक पाली में दो कोष्ठनुमा संरचनाएं होती हैं। दो कोष्ठनुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं सर।
लघु बीजाणु धानी यानी प्रत्येक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणु धानी होती हैं। ये सर इसमें प्रत्येक कोष्ठ मतलब इस एक कोष्ठ में 2, तो इसमें भी 2, तो 1 रेख 2, अरे ये 3 4। तो एक परागकोश में दोनों पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानी है सर? 4, बिल्कुल राइट। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रेटा स्पोरेंजिएट। अब देख इसको हम ऐड कर लेते हैं की पॉइंट के माध्यम से। परागकोश में 2 पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। अब इन कोष्ठों को क्या कहते हैं सर? लघु बीजाणुधानी। इन्हीं कोष्ठों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं इन्हीं कोष्ठों को। अब जो प्रत्येक परागकोश की दोनों पालियों में कितनी, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां, तो परागकोश में कितनी पाली? 2 पाली, तो 2 पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानियां? 4। कितनी? 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएंगी 2 पाली में। अब देखिए हम इसको की पॉइंट के साथ में लिखते हैं। परागकोश में 2 पाली होती हैं, परागकोश में 2 पाली। अब प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ, तो 2 पाली में कितने? 4 कोष्ठ। अब 4 कोष्ठ को क्या कहते हैं सर? 4 कोष्ठ को ट्रेटा स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेटा स्पोरेंजिएट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मतलब एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? ट्रेटा स्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? ट्रेटा स्पोरेंजिएट। अब इसमें अपवाद के रूप में तो नहीं कह सकते, बट जो मालवेसी कुल होता है, क्या जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी कुल। अब मालवेसी कुल क्या होता है सर? अब मालवेसी कुल में क्या आते हैं? भिंडी, कपास। मालवेसी कुल में क्या आते हैं? भिंडी, कपास। इस कुल के पादपों में परागकोश में केवल 1 पाली पाई जाती है। अरे कितनी पाली पाई जाती है? 1 पाली पाई जाती है। तो सर आपने ये बताया कि परागकोश में जो 1 पाली पाई जाती है, इसमें 2 ही लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, तो इसके हिसाब से तो इसमें भी 2 ही पाई जाएंगी, क्योंकि इसमें पाली 1 है। यू आर राइट, क्योंकि इसमें भी 2 ही लघु बीजाणुधानियां पाई जाएंगी। किसमें? मालवेसी कुल के पादपों में। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 12th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश में केवल 1 ही पाली पाई जाती है। मालवेसी कुल के पादपों के परागकोशों में कोश में 1 पाली पाई जाती है। मतलब 2 लघु बीजाणुधानी, 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सर लघु बीजाणुधानी की संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी? लघु बीजाणुधानी की। तो आप इसको ऐड कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या की पॉइंट के साथ में मेरे साथ वीडियो को स्किप करके या इसको रोक करके आप इसको की पॉइंट के साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये सब कुछ कर लिया होगा। तो अब देखते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। किसकी? लघु बीजाणुधानी की। क्या किसकी बात करते हैं? संरचना की बात करते हैं। हम इस परागकोश को हटा लेते हैं। परागकोश हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब परागकोश में आएगी क्या? लघु बीजाणुधानी। अरे समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, देखिए पराग मतलब लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करते हैं। अब बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 12 मंथ मतलब 12 महीना खूब नीचे 12 महीना। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है इसकी बात करते हैं।
अब सर लघु बीजाणुधानी कोश की पालियों में कोस्टल संरचनाएं होती हैं। क्या लघु बीजाणुधानी होती है? लघु बीजाणुधानी परागकोश की शॉर्ट में बिल्कुल परागकोश की कोष्ठनुमा संरचना, कोष्ठनुमा संरचनाएं होती है क्या? लघु बीजाणुधानी किसमें? परागकोशों में। अब बात करते हैं सर इसकी जो जिसमें क्या पाए जाते हैं, इन लघु बीजाणुधानी में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं। अब इसकी संरचना में कितने भाग? दो मुख्य भाग होते हैं। इसकी संरचना में लिख लेते हैं, दो मुख्य भाग। पहला जो भाग होता है हमारा प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। जो पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका, या इसको आप प्रागधानी भित्ति भी बोल सकते हैं, प्रागधानी भित्ति भी बोल सकते हैं। बीजाणु जनक ऊतक कौन सा भाग आता है सर? दूसरा भाग आता है। कौन सा? बीजाणु जनक ऊतक। ये लघु बीजाणुधानी का दूसरा जो भाग है, बीजाणु जनक ऊतक, ये दूसरा भाग है। अब हम देखते हैं प्रागधानी भित्ति में 4 परतें होते हैं। मतलब सर प्राथमिक वित्तीय कोशिका है, इसमें 4 परतें होते हैं, 4 स्तर होते हैं। किसके? प्राथमिक वित्तीय कोशिका के। पहला स्तर होता है 4, लिख लेते हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका में 4 परतें होती हैं। सर 4 परतें होती हैं, लेकिन ये 4 परतें होती कौन सी है? अरे भाई आराम से पढ़ाएंगे आगे। जो पहली जो होती है उसे कहते हैं अधिचरम या बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? अधिचरम या बाह्य त्वचा। इसे कहते हैं अधिचरम या बाह्य त्वचा। देखिए इसकी बात, अधिचरम बाह्य त्वचा, आपको नाम से पता चल रहा है बाह्य त्वचा, मतलब यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। इसका कार्य सुरक्षा करना होता है। इसका कार्य क्या करना होता है? सुरक्षा करना होता है। इसका कार्य क्या करना होता है? सुरक्षा करना होता है। किसका? पलटे कार्य करना होता है, सुरक्षा करना होता है। क्योंकि आपको पहले से दिखा दे सबसे बाहरी परत होती है अधिचरम बाह्य त्वचा, नाम से पता चल रहा है आपको, बाह्य बाहर की, त्वचा स्तर। जो सबसे बाहरी स्तर होता है, क्या? बाहरी स्तर वर्ग। इसका काम क्या है? सुरक्षा करना सर। कार्य क्या है? सुरक्षा करना। अरे सबसे बाहरी होगी, उसका काम क्या होगा? सुरक्षा करना। तो यही है कार्य, क्या है? सुरक्षा करना। अब बात करते हैं सर दूसरी जो स्तर है वो है एंडोथीसियम। दूसरा जो हमारा स्तर है वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है सर, एंडोथीसियम है। अब ये क्या है कि बाह्य त्वचा के नीचे, इसी त्वचा के नीचे एक स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है, इनकी कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति है वो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां उपस्थित होती हैं। इसकी जो आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं, आंतरिक भित्ति होती हैं, वो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां उपस्थित होती हैं। ये पट्टियां क्या होती हैं? आर्द्रताग्राही होती हैं। कैसी प्रकृति की होती हैं? आर्द्रताग्राही प्रकृति होने के कारण परागकोश के स्फुटन में सहायता करते हैं। परागकोश के स्फुटन में सहायता करती होती है। इसकी कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है, देखिए कोशिकाओं की
आंतरिक आंतरिक भित्ति। इनकी कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां उपस्थित होती हैं। अल्फा सेलुलोज कैसी प्रकृति की? आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होने के कारण ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति होने के कारण परागकोश के स्फुटन में सहायता होती हैं। परागकोश के स्फुटन में सहायक। क्या समझ में नहीं आया? देखिए एंडोथीसियम होती है ये बाह्य त्वचा के नीचे जस्ट एक स्तरीय परत होता है। क्या? एंडोथीसियम। इसकी कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह अल्फा सेलुलोज की पट्टियां बनती हैं। किसकी? अल्फा सेलुलोज की जो पट्टियां होती हैं वो उपस्थित होती हैं। इनकी जो पट्टियां होती हैं वो क्या होती हैं? आर्द्रताग्राही होने के कारण परागकोश के स्फुटन में क्या होती है? सहायक होती हैं। अब तीसरी जो हमारा जो स्तर आता है, जो परत आती है, वो कौन सी आती है सर? आप ही बताओ। मैं ही बताऊंगा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही बताऊंगा। तीसरी आती है मिडिल लेयर, मतलब मध्य परतें। तीसरी कौन सी आती है? मध्य परतें या मिडिल लेयर। ठीक है, मध्य परतें की बात करते हैं। यह एंडोथीसियम के नीचे, मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे तो यही आएगी। तो एंडोथीसियम के नीचे 1 से 3 स्तर परत होती है। 1 से 3 स्तरीय परत। ठीक है, यहाँ तक ऐड कर लिया आपने, लिख लिया। चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा, है ना। 1 से 3 स्तरीय परत होती हैं। कौन सी? मध्य परत होती है। 1 से 3 स्तरीय। इनका जो सामान्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? बीजाणु जनन जनक जो ऊतक होता है, बीजाणु जनन ऊतक होता है। इनका जो कार्य होता है, कार्य बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करना। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करना इसका कार्य है। हमारा जो लास्ट जो परत है, लास्ट जो स्तर है, वो कौन सा होता है? टेपिटम। कौन सा होता है? टेपिटम। और यही टेपिटम आपके 12th बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक मार लीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही आने वाला है। लिख लीजिए, लिख के तो कर नहीं देता, चलो फिर भी मैं, मेरे अंदाज से, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव कहता है कि टेपिटम वास्तव में 2024 में आने वाला है। ठीक है भाई, पढ़ना तो आपको ही है, मैं थोड़ी जाऊंगा वहाँ आपकी कॉपी में, मैं करने थोड़ी जाऊंगा, लिखना तो आपको ही है। हाँ, हम बता सकते हैं कि हाँ वाकई में ये आ सकता है, इसके चांस ज़्यादा बनते हैं 100%, लेकिन मैं 99 ही दे रहा हूँ। ठीक है, जो चौथा भाग होता है, जो चौथा जो स्तर होता है वो कौन सा होता है सर? टेपिटम। इसको तो आप रट्टी ले, इसको तो रट्टी लिया आप। चौथा जो स्तर होता है वो होता है टेपिटम। यह परागधानी भित्ति की सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे आंतरिक, सबसे आंतरिक स्तर होता है। ठीक है सर, सबसे आंतरिक होता है। दूसरा बात करते हैं क्या, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी होती है, लंबी होती है, बहुकेंद्र की होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं, ये भी मान ली, ठीक है, और बहुकेंद्र की होती हैं। बहुकेंद्र की मतलब समझे? बहु मतलब अनेक केंद्रक वाली होती हैं, बहुकेंद्र की, लंबी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, बहुकेंद्र की हो गया। अब देखिए, लंबी, बड़ी, बहुकेंद्र की, यहाँ तक चलिए। अब इसमें एक चीज और होती है, क्या? एंडोमाइटोसिस के कारण ये कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं। किसके कारण? एंडोमाइटोसिस के कारण। किसके कारण? एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस के कारण।
क्या होती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं। ठीक है सर, एंडोमाइटोसिस के कारण बहुगुणित हो जाती हैं। अब सर क्या करते हैं, टेपिटम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार, प्रकार किसके, अरे टेपिटम के, टेपिटम के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं अमीबिया, एक होता है स्त्रावी। प्रकार कितने होते हैं सर, इसके होते हैं, पहला हो गया अमीबिया, सेकंड हो गया स्त्रावी। ठीक है सर, दो प्रकार हो गए, अमीबिया और स्त्री। अब टेपिटम के किसकी बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं। टेपिटम के कार्य की बात करते हैं सर। अब टेपिटम के कार्य, टेपिटम के कार्य की बात करते हैं। अब टेपिटम के कार्य के जो पहला जो कार्य होता है इसका मेन इंपोर्टेंट, यह बीजाणु जनन कोशिकाओं तथा विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्या, बीजाणु जनन कोशिकाओं, बीजाणु जनन कोशिकाओं तथा विकासशील लघु बीजाणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करना। ठीक है, सेकंड कार्य की बात करते हैं। अब सेकंड कार्य में क्या आता है, इसकी कोशिकाओं से यूबिस कणों का स्त्राव होता है। किसकी, यूबिस कणों का स्त्राव। चलो ठीक है, मान लिया यूबिस कणों का स्त्राव होता है। काम क्या होता है, इस यूबिस कणों के स्त्राव से क्या होता है, स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। और यही स्पोरोपोलिन परागकोश के बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। यही स्पोरोपोलिन परागकोश का बाह्य चोल का निर्माण, और इसी स्पोरोपोलिन के कारण जो पराग कण होता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है। स्पोरोपोलिन के कारण परागकण किसके रूप में पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है। ठीक है सर, अब जो स्पोरोपोलिन होते हैं इसके द्वारा एक काम और होता है। टेपिटम का जो कार्य है उसका जो थर्ड जो वर्क है, थर्ड जो कार्य है वो क्या है, ये पोलिन किट एवं केलेज एंजाइम का भी स्त्रावलन करता है। पोलिन किट और केलेज एंजाइम का स्त्रावण भी करता है। ठीक है, केलेज एंजाइम व पोलिन किट का स्त्राव पल्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। किसके, टेपिटम के कार्य की बात हम जान चुके हैं। बीजाणु जनन कोशिकाओं तथा विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। यूबिस कणों का स्त्राव स्पोरोपोलिन परागकोशों का बाह्य चोल का निर्माण करता है। स्पोरोपोलिन के कारण ये परागकण क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। केलेज एंजाइम तथा पोलिन किट का स्त्राव करते हैं। कौन, टेपिटम। टेपिटम के कार्य है ये। अब बात करते हैं आगे, क्या, बीजाणु जनन उत्तक। लास्ट हमारा जो ये बचा है, हम मिटा चुके हैं उसको। जो दो भाग होते हैं किसके, लघु बीजाणु धनी के जो दो भाग होते हैं उसमें पहले भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा भाग में हम जा रहे हैं बीजाणु जनन उत्तक। कौन सा उत्तक है, बीजाणु जनन उत्तक। उत्तक ही उत्तक बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। क्या, उत्तक ही उत्तक बीजाणु जनन उत्तक। जो हमारा जो दूसरा भाग था बीजाणु जनन उत्तक। ठीक है सर, देखिए इसमें क्या होता है।
पराकोष की भित्ति से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को बीजाणु कोशिकाएं कहते हैं। पराकोष की भित्ति से घिरे हुए, परागकोश की भित्ति से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करते हैं, मतलब एमएमसी माइक्रो मदर सेल का निर्माण काम करते हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मात्र कोशिका का कार्य करती हैं। कौन? ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करते हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती हैं, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो का निर्माण करती है। ठीक है, यो हमारा जो लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना कंप्लीट हो चुकी है इस सेशन के अंदर। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि आपका पूरा ध्यान केंद्रित इसमें यदि आपने फोकस किया है तो आपको समझ में आया होगा। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।